नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ध्वनि को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रकाश से। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। साथ ही साथ यह हमें देखने में भी मदद करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है या यदि प्रकाश एक ऊर्जा है तो अवश्य ही प्रकाश ऊर्जा को किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके हम दो उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोलर पैनल हो जाएगा। अब देखिए, सोलर पैनल वह युक्ति होती है जो कि सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो सोलर पैनल वह युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वहीं अगर हम बात करें बल्ब की, बल्ब हो जाएगा या एलईडी हो जाएगा या ट्यूबलाइट हो जाएगा। तो बल्ब, एलईडी या ट्यूबलाइट वे युक्तियां हैं जो कि किसको, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी, प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी। तो सोलर पैनल सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बल्ब एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। वहीं अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इन तीन सिद्धांतों से ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। साथ ही प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम, ना ही ठोस, ना ही द्रव और ना ही गैस की आवश्यकता होती है। साथ ही ये हमें देखने में मदद करता है। दरअसल सूर्य एवं अन्य प्रकाश स्रोत कई प्रकार का या कई तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो सूर्य द्वारा उत्सर्जित सभी विकिरण को देखने में सुग्राही नहीं होती हैं या सेंसिटिव नहीं होती हैं। हमारी आंखें, ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इसका एक छोटा सा परिसर, और जिसका अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक। तो हमारी आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से परिसर जिसका तरंग दैर्घ्य है 380 नैनोमीटर से, या जिसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 3800 एंगस्ट्रॉम से कितना हो जाएगा, 7800 एंगस्ट्रॉम तक तरंग दैर्घ्य परास वाले प्रकाश विकिरण को ही हमारी आंखें देख पाती हैं, या 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम वाली विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं उनके लिए हमारी आंखें सुग्राही होती हैं और इसी वजह से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरीके से अब आपकी पूरी की पूरी परिभाषा यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है या प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरित होती है। अर्थात इसे किसी भी भौतिक माध्यम, ना ही द्रव, ना ही ठोस, ना ही गैस की आवश्यकता होती है। और चूंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और हमारी जो आंखें हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 338 नैनोमीटर से लेकर 7800 नैनोमीटर वाले विकिरण के लिए सुग्राही होती हैं। इसीलिए प्रकाश हमें देखने में भी क्या करता है, मदद करता है। अब हम यहाँ पर प्रकाश के लक्षणों को समझते हैं।
और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, या प्रकाश के लक्षणों के बारे में लिखिए, या प्रकाश के लक्षण कौन कौन से हैं समझाइए। ये जो है ये 5 नंबर में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो प्रकाश के प्रमुख लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं हम उनको एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो पहला हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम, राइट, किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस वजह से प्रकाश निर्वात में भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है, या प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। साथ ही साथ जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल गमन पथ या जो ट्रेवलिंग पाथ है, राइट, तो प्रकाश की चाल गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करती है। अर्थात प्रकाश जिस माध्यम में संचरित होता है उसकी प्रकृति पर ही प्रकाश की चाल निर्भर करती है। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है निर्वात में। तो निर्वात में या वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, राइट। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। वहीं उसके बाद में वायु में भी लगभग प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, राइट। उसके बाद में प्रकाश की जो चाल है वो द्रव में, राइट, तो सबसे अधिक निर्वात में, उससे कम वायु में, उससे कम किस में हो जाएगी, जल में, और जल से कम किस में हो जाएगी, ठोस, अर्थात कांच में जो प्रकाश की चाल है वो और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ जब प्रकाश ठोस या द्रव माध्यम से टकराता है तो वह इनसे क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। यदि जो ठोस माध्यम है या जल की सतह चिकनी है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, परंतु यदि जो सतह है वो कैसी है, पारदर्शी है। लेकिन यदि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो वहां पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। साथ ही साथ प्रकाश किरण जो है एक सरल रेखा में क्या होती है, गतिमान होती है। साथ ही अगर किसी दिशा में 2 प्रकाश किरणें, राइट, 2 प्रकाश पुंज जो है वो एक दिशा में या एक साथ जो है संचरित हो रहे हैं तो एक प्रकाश पुंज दूसरे प्रकाश पुंज को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। तो ये थे प्रकाश के लक्षण। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है या प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है। तो हो सकता है ये भी 5 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए कि उत्पादक युक्तियां या उत्सर्जन युक्तियों के बारे में लिखिए, या प्रकाश का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, या प्रकाश का उत्सर्जन किन किन के द्वारा किया जाता है। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो प्रकाश का उत्पादन है या उत्सर्जन है वो 3 स्थितियों में होता है। सबसे पहली स्थिति क्या है कि जब किसी वस्तु या कोई पिंड को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह वस्तु या वह पिंड अत्यधिक गर्म होने के पश्चात में ऊष्मीय विकिरण एवं प्रकाश विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, राइट। तो जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म करेंगे तो वो एक तो ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। भाई विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट, वो जब अति तप्त हो जाता है तो तप्त होने के पश्चात ही वह प्रकाश विकिरण को उत्सर्जित करता है। साथ ही साथ अगर कोई विद्युत का बल्ब 2 घंटे से जल रहा है और आप अगर उसको पकड़ेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, अर्थात वह ऊष्मीय विकिरण को भी उत्सर्जित करता है। जैसे विद्युत हीटर हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण, अति तप्त लोहे की छड़ इत्यादि से जो है प्रकाश विकिरण एवं ऊष्मीय विकिरण दोनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है और उत्पादन होता है।
दूसरा यहाँ पर स्थिति ये है कि जब किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या फिर उसका क्या होता है, दहन होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने पर या जलाने पर भी प्रकाश जो है, प्रकाश विकिरण एवं ऊष्मीय विकिरण क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जैसे सर्दियों के दिनों में हम आग ताप कर जो है ऊष्मीय विकिरण को प्राप्त करते हैं ताकि हम सर्दियों से अपने आप को बचा सकें। साथ ही साथ जब आग जलती है तो उसके चारों ओर उजाला भी या प्रकाश भी हो जाता है। और तीसरा अगर हम देखें तो हमारा जो सौरमंडल है, राइट, हमारे सौरमंडल में जो मुख्य तारा है वो सूर्य है। तो सूर्य ही हमारे सौरमंडल में प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय विकिरण का प्रमुख क्या है, स्रोत है। साथ ही साथ प्रकाश न केवल प्रकाश विकिरण ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करता है, इसके साथ ही प्रकाश परावैंगनी विकिरण एवं अवरक्त विकिरणों को भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो कुल मिलाकर यदि किसी पिंड को अत्यधिक गर्म करें तब भी उससे प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित होगी, या फिर किसी वस्तु को या पिंड को या किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, इसका दहन होता है, तो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और तीसरा अगर हम देखें तो हमारे सौरमंडल में पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के लिए प्रकाश एवं ऊष्मीय विकिरण, इसके साथ ही अवरक्त विकिरण और परावैंगनी विकिरण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य हो जाएगा या हमारा सन हो जाएगा, राइट। अब हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति पढ़ेंगे या डुअल नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। और ये भी मुख्य परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट। दरअसल सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य से आने वाले प्रकाश से हम ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं, राइट। और जिसमें E=mc² जो फॉर्मूला है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, इसको समझाइए, या फिर प्रकाश की जो डुअल नेचर है या प्रकाश की जो कण प्रकृति है उसको समझाइए, या प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाइए। तो इन सब प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। साथ ही साथ प्रकाश कभी कभी कण या पार्टिकल की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और साथ ही साथ यह कभी कभी तरंग की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश कण की भांति एवं तरंग की भांति, दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की हम क्या कहते हैं, दोहरी प्रकृति कहते हैं। और इसको हम यहाँ पर इन 2 घटनाओं से समझ सकते हैं। और ये 2 घटनाएं मेंस का उत्तर लिखने के लिए ही जो है सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए, यदि तरंग है तो किसी भी वेव का या तरंग का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, और प्रकाश ये सभी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रकाश के कुछ घटनाएं या प्रकाश के कुछ गुण, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, राइट, ऋजु रेखीय गमन, उसके बाद में व्यतिकरण, फिर विवर्तन एवं ध्रुवण। तो अपवर्तन, परावर्तन, ऋजु रेखीय गमन, राइट, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण, ये सभी घटनाएं सिद्ध करती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो वहीं प्रकाश के कुछ गुण, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या जिसको फोटो इलेक्ट्रिक क्या कहा जाता है, इफेक्ट कहा जाता है, या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव, राइट, जिसको हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि आइंस्टीन ने भी इसको बहुत अच्छे से समझाया था, राइट। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है या क्रॉम्पटन प्रभाव है, ये सभी घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, ये सिद्ध करती हैं कि प्रकाश कणंग के रूप में व्यवहार करता है। तो वहीं अपवर्तन, परावर्तन,
राइट, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ऋजु रेखीय गमन, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। और इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत भी दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जब प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है तो उसकी जो कण प्रकृति है वो क्या होती है, अप्रभावी होती है। और जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है तो उसकी जो तरंग प्रकृति है वो क्या होती है, अप्रभावी होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कई वैज्ञानिकों ने प्रकाश की इसी दोहरी प्रकृति के आधार पर और प्रकाश के कई सिद्धांत जो हैं प्रस्तुत किए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जो कणिका सिद्धांत है वह न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये जो है कणिका सिद्धांत, ये न्यूटन ने दिया था और न्यूटन ने माना था कि प्रकाश एक कण होता है जो कि एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो न्यूटन के पश्चात में एक अन्य वैज्ञानिक थे, हाइगेंस, राइट। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। और उन्होंने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी क्या होती है, संचरित हो सकती है। साथ ही साथ तरंग की कई घटनाओं को भी प्रदर्शित करती है। उसके बाद में थॉमस यंग जो थे, इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत और थॉमस यंग ने यहाँ पर व्यतिकरण का सिद्धांत दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, राइट। साथ ही 1909 में मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश है, जब प्रकाश किसी स्रोत से उत्सर्जित होता है तो यह ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों में जिन्हें क्वांटम कहा जाता है, इसके रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो मैक्स प्लांक ने 1900 में कहा कि जब किसी स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो प्रकाश ऊर्जा छोटी छोटी इकाइयों में अर्थात क्वांटम में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और जिसका जो सबसे अधिक स्पष्टीकरण दिया था वो दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने 1995 में ये स्पष्ट किया था कि जो प्रकाश है वो क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्सर्जित होता है। और उन छोटी छोटी इकाइयों को आइंस्टीन ने, या उन ऊर्जा बंडलों को आइंस्टीन ने क्या कहा था, फोटॉन कहा था। तो आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में या छोटी छोटी इकाइयों में, जिन्हें ऊर्जा बंडल कहते हैं, राइट। और इन्हें आइंस्टीन ने क्या कहा था, फोटॉन कहा था। इनके रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और जैसे ही ये क्वांटाइज्ड ऊर्जा है, राइट, या फोटॉन की जो सिद्धांत सामने आया था, तो इसने प्रकाश की जो कण प्रकृति है यह होने का प्रमाण दिया। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कहते हैं कि जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है या थॉमस यंग का जो व्यतिकरण सिद्धांत है, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। तो वहीं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, राइट, फिर मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, साथ ही साथ 1905 में आइंस्टीन का जो ऊर्जा बंडलों की या फोटॉन की जो सिद्धांत था, राइट, ये सिद्ध करते हैं कि प्रकाश कण के रूप में भी संचरित होता है। और जब प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रभावी होगी तो वहाँ पर कण प्रकृति जो है वो अप्रभावी होगी। या फिर प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत पर की जाती है कि जब प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रभावी होती है तो उसकी कण प्रकृति अप्रभावी हो जाती है। और जब प्रकाश की कण प्रकृति जो है वो प्रभावी होती है तो तरंग प्रकृति जो है वो अप्रभावी हो जाती है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे प्रकाश की चाल। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश जो है, राइट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। साथ ही साथ जो प्रकाश की चाल है, राइट, प्रकाश की चाल या प्रकाश की गति
ट्रेवलिंग पथ, राइट, जो ट्रेवलिंग पथ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसकी प्रकृति पर ही प्रकाश की चाल निर्धारित होती है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर, जिसको इक्विवेलेंट माना गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और लगभग यही जो वेग है वो किस में होता है? वायु में भी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर मैंने बताया था उससे कम जो प्रकाश की चाल है वो जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और फिर उसके बाद में ठोस में अर्थात कांच में यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रहे यहाँ पर ध्वनि के जस्ट अपोजिट है, राइट। ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस में एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, राइट। फिर उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम किस में होती है? वायु में 320 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की जो चाल है वो जस्ट इसके विपरीत है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, फिर जल में 2.25 × 10⁸, और फिर कांच में केवल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, राइट। तो ये यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 5 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, राइट। या 11 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, डायग्राम सहित या सचित्र समझाइए तथा परावर्तन के जो व्यवहारिक उपयोग हैं उनके बारे में भी बताइए, राइट। या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम सहित इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है 3 नंबर में पूछ सकते हैं, राइट। प्रकाश के नियमों के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम पूरा का पूरा सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद में परावर्तन के नियम, परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे शीशा है या फिर जल की सतह से टकराता है तो वह किसी कोण पर मुड़ते हुए वापस उसी माध्यम में चला जाता है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और जब भी अगर ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ही क्या है? अनिवार्य है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, जब प्रकाश कोई चिकनी सतह, राइट, या जिसको क्या कहा जा सकता है? परावर्तक पृष्ठ, राइट। तो जब कोई, देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह किसी कोण से मुड़ती हुई क्या होती है? वापस उसी माध्यम में लौट जाती है या किसी कोण से मुड़ जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह किसी कोण पर मुड़ जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम यहाँ पर परावर्तन का अगर महत्व समझें तो परावर्तन का महत्व क्या है? देखिए, परावर्तन के कारण ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। दरअसल सूर्य से जो भी प्रकाश आ रहा है, राइट, उस जो सूर्य से जो भी प्रकाश आ रहा है वो किसी भी वस्तु पर क्या होता है? पड़ता है। और उसी वस्तु से जो प्रकाश किरण है वो अन्य व्यक्ति की क्या होती है? आंखों में ये जो प्रकाश किरण है ये प्रवेश करती है। इस वजह से हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, राइट। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन के कारण ही हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। या हम ये कहें कि जिस रंग की प्रकाश किरण का परावर्तन होता है उसी रंग की हमको वस्तु दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि यदि एक लाल क्या है? बॉक्स है, तो दरअसल यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो बॉक्स है ये बाकी के 6 रंग की, अगर हम देखें तो सूर्य से निकलने वाली जो सफेद प्रकाश किरण होती है, राइट,
जो सफेद प्रकाश किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, राइट। बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल। तो जो सफेद प्रकाश किरण है ये 7 रंगों के प्रकाश से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो प्रकाश किरण है ये क्या होती है, वस्तुओं से टकराती है। अब वस्तु जिस रंग की प्रकाश किरण को परावर्तित करती है हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे अगर कोई बॉक्स क्या है, लाल है, जैसे ये बॉक्स है, तो दरअसल इससे जो भी प्रकाश किरण जो इस पर पड़ रही है और इससे फिर इसका परावर्तन के पश्चात में ये हमारी जो ह्यूमन आई है, ये हो जाएगी, राइट। तो जैसे ये जो प्रकाश ये एक बॉक्स हो जाएगा, तो ये बॉक्स जो है, जैसे हमने ये कहा कि ये अगर वस्तु ये लाल रंग का है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो भी प्रकाश किरण आपतित हो रही हैं उसके बाद में बाकी 6 रंग की प्रकाश किरणों का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। और ये जो रंग की प्रकाश किरण है ये क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है और रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं एवं विभिन्न रंग भी क्या होते हैं, समझ में आते हैं। तो परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है या महत्व है वो यही है कि परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं एवं वस्तुएं विभिन्न विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं। साथ ही प्रतिबिंब का बनना, परावर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को आभासी रूप से देख पाते हैं, आभासी प्रतिबिंब के माध्यम से, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर परावर्तन के बारे में पढ़ा, फिर परावर्तन का महत्व समझा। अब हम यहाँ पर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, लेकिन परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हमें परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली भी पता होनी चाहिए। चूंकि परावर्तन हमारे सिलेबस में मेंशन है इसीलिए ये सभी 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं, राइट। तो 3 नंबर में ये सारे के सारे जो हैं 3 नंबर में ये शब्दावली पूछी जा सकती है। तो हम इस शब्दावली को एक एक करके समझते हैं। तो जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन पहली चीज कब होगा, जब प्रकाश किसी, एक देखिए, जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकनी पृष्ठ, राइट। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक या चिकनी सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह किसी कोण पर मुड़कर क्या होती है, परावर्तित। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह किसी कोण से मुड़कर क्या होती है, कोण से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर कुछ चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहली क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपतित किरण। आपतित किरण की अगर जैसे कभी पूछा जाता, हो सकता है 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाए कि आपतित किरण या इंसिडेंट रे। तो देखिए, परावर्तन की घटना में वह प्रकाश किरण जो कि क्या होती है, समतल सतह या फिर जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराती है। तो समतल सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराने वाली किरण को ही क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। क्लियर। अब हो जाएगा यहां पर परावर्तित किरण, ये हो गई हमारी आपतित किरण, दूसरी हो जाएगी परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह किसी मोड़ पर मुड़ते हुए, राइट, क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो तल से टकराकर जो मुड़ने वाली किरण है उसको ही क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है, राइट। तो परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह से टकराकर मुड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा यहां पर अविलंब, राइट। ये हो जाएगा यहां पर अविलंब।
अब अभिलंब क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना। अगर 3 नंबर में आ जाए तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन लिखनी है। देखिए प्रकाश किरण, सबसे पहले उसके पहले हम यहाँ पर आपतन बिंदु और समझते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपतन बिंदु। देखिए प्रकाश किरण किसी समतल सतह से जहां टकराती है इस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, राइट। तो ये 4 नंबर में मान लेता हूं। तो आपतन बिंदु क्या होता है, प्रकाश किरण परावर्तक सतह या चिकनी सतह से जहां पर टकराती है उसे ही क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु कहा जाता है। अब अभिलंब क्या होता है कि प्रकाश किरण जिस बिंदु पर या प्रकाश किरण समतल सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर जहां टकराती है उस आपतन बिंदु पर जो लंबवत काल्पनिक रेखा होती है, कितनी, 90 डिग्री पर ये जो काल्पनिक रेखा होती है इसे ही क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, राइट, या नॉर्मल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम सीधा लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु से तल के लंबवत, राइट, आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची गई रेखा को, काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। फिर हो जाएगा यहां पर, ये हो गया हमारा 3 नंबर, राइट। फिर 4 नंबर, अब 5 नंबर पर हो जाएगा आपतन कोण। ध्यान रखना हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। आपतन कोण जैसे ये है तो कुछ बच्चे समझते हैं कि आपतन कोण ये हो सकता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना। देखिए जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपतन कोण कहा जाता है। तो ये रहा कौन सी, आपतित किरण, और ये रहा अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से दर्शाते हैं। इतनी डेफिनेशन लिख दी तो आपके 3 नंबर कंफर्म। फिर 6वां नंबर पर हो जाएगा परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पर, तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, राइट। तो ये जो टकराने वाली है ये आपतित किरण, राइट, टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण, जहां पर टकराती है वहां पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर 90 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा खींची होती है वो क्या होती है, अभिलंब होती है। अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, राइट। तो ये महत्वपूर्ण क्या थी, शब्दावली थी। अब हम यहाँ पर परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि परावर्तन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, राइट, उदाहरण सहित समझाइए। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं और उन दोनों नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला नियम सरल है कि परावर्तन की घटना के लिए आपतित किरण, राइट, आपतित किरण, फिर आपतन बिंदु पर क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तभी परावर्तन की घटना हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर ये जो है आपतन कोण हो रहा है, यहाँ पर अभिलंब है और किसी तीसरे में ही इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो ये कभी भी परावर्तन संभव नहीं है। अर्थात परावर्तन के लिए आपतित किरण, राइट, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि परावर्तन की जो घटना होती है, इस परावर्तन की घटना में, राइट, परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण का मान होता है यह सदैव किसके बराबर होता है, हाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। यहाँ पर अभिलंब एवं इसके बीच में ये आपतन कोण, फिर अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण। तो परावर्तन की घटना में हमेशा आपतन कोण किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है,
आर, ये रूल नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर में होता है, ये परावर्तन के क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। परावर्तन के हम अन्य नियम भी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि परावर्तन के सभी नियम, राइट, परावर्तन के सभी नियम सभी पृष्ठों पर समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं, राइट। अर्थात ये है कि अगर पृष्ठ क्या है, अगर पृष्ठ जैसे वक्राकार है या गोली है या समतल है, तो उस पर सभी परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं उन पर जो परावर्तन के नियम है वो समान रूप से लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठ पर समान रूप से लागू होते हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो परावर्तन है वो परावर्तन दो प्रकार का भी होता है, राइट। अगर परावर्तन जो है किसी चिकनी सतह से हो रहा है, राइट, परावर्तन यदि किसी चिकनी सतह से हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है, राइट। और परावर्तन यदि किसी खुरदुरी सतह से हो रहा है, तो यदि चिकनी सतह से हो रहा है तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं, या जिस परावर्तन के बारे में हमने अभी पढ़ा है। और यदि प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह से होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अनियमित परावर्तन भी उसको कहा जाता है। और साथ ही परावर्तन के जो नियम है वो सभी परावर्तक पृष्ठ पर समान रूप से लागू होते हैं। चौथा, ये यहाँ पर दरअसल दर्पण का है कि यदि कोई व्यक्ति, राइट, यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण की ओर x किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दर्पण जैसे ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये दर्पण में जा रहा है तो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब होगा वो भी क्या होगा, दर्पण से बाहर की ओर या उसी दिशा में क्या होगा, आता हुआ प्रतीत होगा। तो यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की गति से दर्पण की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब, इसमें दो स्थितियां बनती हैं, राइट। अगर बोले कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर या दर्पण में किस गति से आएगा, तो दर्पण में भी इसकी जो गति है वो x किलोमीटर पर आवर ही होगी। परंतु यदि अगर ये पूछे कि उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उस व्यक्ति के सापेक्ष या उस व्यक्ति की ओर किस गति से आएगा, तो दरअसल यहाँ पर जो सापेक्षिक गति है भाई, इसकी x किलोमीटर, इसकी x किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर अगला नियम ये है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति की जो ऊंचाई है उससे दर्पण की ऊंचाई जो है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण उसकी ऊंचाई से न्यूनतम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तभी वह स्पष्ट रूप से अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। इसके साथ ही यदि परावर्तन की घटना में यदि हम समतल सतह को क्या कर दें, किसी थीटा डिग्री से मोड़ देते हैं तो उससे जो परावर्तित किरण है वो क्या होगी, 2 थीटा डिग्री से मुड़ जाएगी, राइट। तो जैसे हमने ये जो परावर्तक सतह, ये इस पर आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, सॉरी, अब अगर हमने इस सतह को ये यहाँ पर, तो यदि परावर्तक सतह को हम थीटा डिग्री से मोड़ दें तो जो परावर्तित किरण है वो फिर कितनी डिग्री से, 2 थीटा डिग्री से जो है मुड़ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर परावर्तन के नियम पढ़े। अब दरअसल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो हो सकता है यदि बाई चांस प्रश्न पूछे जाए तो परावर्तन के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आने की संभावना है। तो जो परावर्तन का टॉपिक है उससे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला हो जाएगा, एक प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर परावर्तित होती है जिसका परावर्तन कोण कितना है, 30 डिग्री, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधा लिखा है परावर्तन कोण, राइट,
परावर्तन कोण का मान कितना है 30 डिग्री है, और हमसे क्या पूछा है आपतन कोण। तो हमें पता है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है, राइट। तो आपतन कोण चूंकि यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए आई पूछा है ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 30। ये हमारे क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और गणित में अगर पूछा जाता है तो हम इसको विधिवत इसी तरीके से लिखेंगे कि ज्ञात है क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर 30 डिग्री निकालना है, आई क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चूंकि क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा r, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है परावर्तित होती है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमारा क्या होगा वही होगा। सबसे पहले तो हमको जो ज्ञात है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ में 20 डिग्री का क्या है कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पर एक एंगल बनाऊं, ये देखिए इसमें यह कहा गया है कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए, मतलब ये समतल सतह यहां से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही है। क्लियर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले तो हमको यहां पर पता होना चाहिए कि यहां पर परावर्तन कोण कौन सा है। तो देखिए चूंकि समतल सतह के साथ में कोण बन रहा है 20 डिग्री का, और हमें पता है कि जो नॉर्मल होता है अविलंब होता है वो परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर होता है। तो अगर ये 20 है तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 70। तो r की वैल्यू हो गई यहाँ पर 70। अब हमें पता है कि r बराबर 70 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है आपतन कोण क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है r होता है। तो यदि r 70 है तो I बराबर भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर विद डायग्राम। चलिए अब तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ में 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो वह समतल सतह से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, राइट। तो इसको अगर आप समझें तो इस प्रश्न में ना तो आपसे आपतन कोण पूछा है और ना ही परावर्तन कोण पूछा है। दरअसल इसमें जो पूछा है वो ये है कि एक जो प्रकाश किरण है वो देखिए, अब इसमें क्या दिया है कि एक प्रकाश किरण अगर हम यहाँ पर लिखें ज्ञात है, तो अभी तो हमें यहाँ पर ये दिया है कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, अर्थात ये समतल सतह ये है, तो यहाँ पर समतल सतह के साथ में 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। हमें पता है कि समतल सतह से जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर आई का मान कितना हो जाएगा 40, बस यही हमको पता करना था। तो आई बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, आर बराबर हमको ज्ञात करना है परावर्तन के नियम से आई इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। क्या ये हमारा उत्तर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि समतल सतह के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, अर्थात ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और हमसे पूछा क्या है ये। तो दरअसल जब परावर्तन कोण 40 है तो ये जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा 50, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है 90 है। तो हम लिख सकते हैं कि समतल सतह के साथ में 50 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण क्या होगी परावर्तित होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक प्रकाश किरण अविलंब के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मेथड मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से मुख्य परीक्षा में लिखना है, राइट। और अब हम सॉल्व करने के लिए मैं एक दो स्टेज को जो है वो स्किप करता चलूंगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। तो ज्ञात क्या है, देखिए अविलंब के साथ, और हमें पता है कि अविलंब के साथ में अगर आपतित हो रही है तो अविलंब के साथ ही जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। तो यदि आपतन कोण 20 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 20 डिग्री होगा,
राइट, परावर्तन कोण का मान 20 डिग्री। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो बताइए परावर्तन के दौरान वह किरण अपने मार्ग से कितने डिग्री विचलित हो जाएगी। या यहाँ पर क्या ज्ञात दिया गया है, विचलन कोण दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम मुख्य परीक्षा में लिखें तो सबसे पहले हमें ज्ञात है, ज्ञात क्या है, I। अब देखिए एक प्रकाश किरण, देखिए एक प्रकाश किरण समतल सतह के साथ में 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। तो समतल सतह के साथ में 20 डिग्री का कोण, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो I बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। अब प्रश्न ये है कि ना तो इसमें परावर्तन कोण पूछा है, ना ही परावर्तन समतल सतह के साथ में कोण, इसमें पूछा विचलन। विचलन कोण का मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं कि अगर ये प्रकाश किरण परावर्तित न होती तो ये अपने मार्ग से ना भटकती हुई सीधी कहाँ पर निकल जाती, यहाँ पर निकल जाती। क्लियर हुआ, राइट। अब देखिए, अब हमें केवल इतना पता करना है कि इसका विचलन कोण, मतलब यहां से जो इतना कोण बनता है ये कितना है, और ये निकालना बहुत ही सरल है। देखिए यदि I का मान कितना है, 70 है, राइट। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 70 होता है। और हमें पता है कि एक जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 का कोण होता है। भाई अगर यहां से अगर हम यहां तक का कोण मिलाएं तो वो टोटल कितना है, 180 का। यहां से लेकर अभिलंब तक कितना है, 70 है। तो बाकी का यहां पर भी यदि आपतन कोण कितना है, 70, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 70 होगा। तो हमको इतना कोण तो पता चल गया परावर्तन के नियम से 70, और बाकी का जो बचा वो हम घटा लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा R बराबर भी हो जाएगा 70। तो यहां पर जो विचलन कोण है, विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस का। अब देखिए 70 डिग्री आपतन कोण, 70 डिग्री परावर्तन कोण, बस इनको जोड़ देती हैं तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा, 140। इसका मतलब कितना हुआ, 40 डिग्री। तो जो विचलन कोण है वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब अगला देखते हैं कि एक प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में 25 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, तो कितने डिग्री के कोण के साथ अभिलंब के साथ में आपतित होगी। ये फिर भी वही सवाल है, राइट। इसमें भी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखिए प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में 25 डिग्री का कोण बनाते हुए परिवर्तित हो रही, इसका मतलब ज्ञात क्या है, ज्ञात है परावर्तन कोण कितना, 25 डिग्री। और अगर परावर्तन कोण है 25 तो अभिलंब के साथ में आपतित होगी, मतलब पूछा है आपतित किरण कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, राइट। सातवां, एक प्रकाश किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल सतह पर परावर्तित होती है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह भी वही इजी सवाल है। यदि समतल सतह पर परावर्तित होती है, ये दिया है कितना, 70, तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, राइट। तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल सतह पर परावर्तित होती है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, हाँ ये 30, तो R बराबर हो जाएगा 70। तो पूछा आपतन कोण, ये भी कितना हो जाएगा, 70। क्लियर। अगला हो जाएगा, श्याम दर्पण की ओर 7 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहा है, तो श्याम का प्रतिबिंब दर्पण में कितनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा यहाँ पर दिया है उसकी ओर, राइट। इस बात पे फोकस करें, अर्थात यहाँ पर सापेक्ष गति का फॉर्मूला लगेगा। तो श्याम की अगर गति 7 किलोमीटर पर आवर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में उसकी ओर आएगा, तो यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 14 किलोमीटर पर आवर। फिर एक व्यक्ति बड़े दर्पण की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
चलता हुआ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हमने देखा है कि जब भी दर्पण में या दर्पण के सापेक्ष पूछे तो उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की जो गति है वो भी कितनी होगी, यहाँ पर 14 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो गति है वह भी 14 किलोमीटर पर आवर होगी। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। मिस्टर वर्मा एक बड़े दर्पण की ओर जा रहे हैं जिनकी चाल 6.5 किलोमीटर है। यदि उस दर्पण में उनका प्रतिबिंब उनकी ओर कितने किलोमीटर पर आवर की गति से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इसमें फिर वही रिलेटिव स्पीड बनेगी। इसमें क्या है, मिस्टर वर्मा, राइट। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ज्ञात क्या है, ज्ञात है हमें मिस्टर वर्मा की जो स्पीड है वो है 6.5 किलोमीटर। अब चूंकि इसमें मिस्टर वर्मा के सापेक्ष पूछा गया है इसलिए सापेक्ष जो गति है वो 6.5 मतलब क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो उनका प्रतिबिंब उनकी ओर या मिस्टर वर्मा के सापेक्ष जो गति होगी वो 13 किलोमीटर पर आवर की होगी। फिर एक प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका तो मैंने आपको सीधा फैक्ट बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो उस व्यक्ति से न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की ऊंचाई 170 है तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 170 का आधी। इसका मतलब कितना हो जाएगा 85, राइट, सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर परावर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अब कैसे भी करके प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो आपसे बनना चाहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।